उत्तर प्रदेश के सियासत में इन दिनों सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच संवाद हुआ। एक तरफ से संवाद थोड़ा तीखा शुरू हुआ, फिर दूसरी तरफ से ट्विटर का वॉर आया और पुराने कई इतिहास के पन्ने खंगाल दिए गए। फिर दूसरी तरफ संवाद में कहा गया कि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, हमारी तरफ से कोई टिप्पणी उनके खिलाफ नहीं होगी। तो दूसरी तरफ से फिर संवाद में आया कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। फिर तीसरी तरफ से संवाद आया कि सम्मान हम करते रहेंगे, हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। फिर इधर से प्रतिक्रिया का एक स्वर आया, हां अब आपने दिल बड़ा किया है, अगर ऐसा हो और दोनों साथ में आ जाएं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल जाएगी। आज के वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सियासत में वो कौन सी तीन कारण हैं, वो कौन से तीन सूत्र हैं जिन्हें अगर सुलझा लिया जाए तो 2024 का चुनाव आमूल चूल ढंग से बदल जाएगा। सिलसिलेवार एक एक चीज पर बात करते हुए आज की सबसे बड़ी खबर पर बात करेंगे, जिसका इशारा समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल ही कर दिया था और उस पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो कुछ नए रास्ते खोज रही है। इस वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से उसका विश्लेषण करेंगे कि वो तीन सूत्र कौन से हैं जिन्हें अगर सुलझा लिया जाए तो आने वाले वक्त में देश की सियासत बदल जाएगी। शुरुआत उस पृष्ठभूमि की, उस किस्से की, जो किस्सा कुछ यूं रहा कि दो पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों का लंबा इतिहास है। दोनों उन तबकों के बीच से उन्हें आवाज देने, उन्हें हक, अधिकार, न्याय देने के बुलंदी के साथ भारतीय राजनीति में खड़ी हो गई, जो हजारों साल से वंचना और शोषण के शिकार बनाए गए तबके थे। उन्होंने बहुत संघर्षों से यह मुकाम हासिल किया और वह संघर्ष आज भी चल रहा है। हालांकि एक दौर आया जब पिछले 3 दशक तक इन दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश पर राज किया। अब वक्त बदल गया है, ये दोनों पार्टियां एक तरह से कमजोर हो गई हैं। समाजवादी पार्टी भी कमजोर हुई है और बहुजन समाज पार्टी कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई। लेकिन अभी भी ये दोनों पार्टियां इतनी ताकत रखती हैं कि आज भी अगर भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अगर आपको चुनाव जीतना है तो बिना इनके संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों थोड़ी अपनी ताकत और जुटाई और मजबूत हुई, क्योंकि वो 2017 के चुनाव में काफी कमजोर हो गई थी। जब बहुजन समाज पार्टी, जिसका राज 2012 तक था उत्तर प्रदेश में, वो 2017 के चुनाव में 19 विधायकों पर आ गई और जो 2017 तक मुख्यमंत्री थे उनकी पार्टी 2017 के चुनाव में 50 सीटों पर सिमट गई। ऐसे वक्त में करवट बदलता है सियासत और 2019 में दोनों एक होते हैं, लेकिन फिर दूरी बढ़ जाती है। पिछली कई वीडियो में हम इसका विश्लेषण कर चुके हैं, लेकिन आज एक नई धरातल पर बातचीत करेंगे और वो नया धरातल क्या है? समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी से कल जब मीडिया के लोगों ने यह सवाल पूछा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय मायावती जी आपके लिए गिरगिट जैसा शब्द का प्रयोग कर रही हैं, एक बेहद सधे हुए संतुलन के साथ अखिलेश जी ने उस पर टिप्पणी की। जो संतुलन और सधा हुआ राजनीतिक अनुभव आदरणीय मायावती जी में 15 जनवरी के पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा था, जब उन्होंने कहा था कि जो गठबंधन में शामिल नहीं है उन पर कोई टिप्पणी ऐसी न करें, क्या पता कल किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। लेकिन 15 जनवरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो गिरगिट वाला मुहावरा इस्तेमाल कर दिया, थोड़ी तलखी बढ़ गई। उम्मीद यह की जा रही थी कि जब सपा प्रमुख से पूछा जाएगा तो वो इस तलखी को और बढ़ाएंगे, लेकिन बेहद संयम के साथ, बहुत धैर्य के साथ उन्होंने एक ही वाक्य बोला कि ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए।
उससे महत्वपूर्ण बात उन्होंने आगे बोली, और वो यूं ही बात नहीं, इसी बात का विश्लेषण आज के वक्त में जरूरी है। उन्होंने याद किया कि हम तो पीडीए की बात करने वाले लोग हैं, संविधान की बात करने वाले लोग हैं, और समाजवादी लोगों ने तो सपना देखा था कि इस देश की एक महिला दलित, इस देश की एक दलित महिला प्रधानमंत्री बने। आप जानते हैं कि सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं बोला जाता, हर अर्थ, हर शब्द के मायने होते हैं। सपा प्रमुख ने क्यों यह बात याद की, क्या इशारा करना चाह रहे थे वो? बिल्कुल ठीक, आप भी वही समझ रहे हैं, और यही पहला सूत्र है। और वो पहला सूत्र ये है कि अगर आज की तारीख में आदरणीय मायावती जी पीएम कैंडिडेट बन जाएं, तो क्या इस देश की राजनीति बदल नहीं जाएगी? 2024 का चुनाव बीजेपी राम मंदिर के नाम पर लड़ना चाहती, बिल्कुल क्लियर है। 24 घंटे, सातों दिन, पूरे चुनाव के वक्त तक टेलीविजन चैनल केवल अयोध्या दिखाएंगे अब आपको। और आप अपने घरों में अगर टीवी गलती से भी देख रहे होंगे तो आपको खुद पता होगा, 24 घंटे अयोध्या। टीवी चैनलों की जो होर्डिंग बन गई है वो ऐसा लगता है कि बीजेपी के प्रचार वाहन है। मंदिर वहीं बन गया, अखंड टेलीकास्ट होगा, अखंड, जैसे अखंड रामायण का पाठ हुआ करता था। बड़े बड़े टीवी चैनल वाले, एक तस्वीर चल रही है ट्विटर पर, इंडिया टुडे ग्रुप ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय क्या हेडिंग डाली थी? ब्लैक डे, काला दिन, कलंक। और वही इंडिया टुडे ग्रुप की ओबी वैन अब कह रही है कि मंदिर वहीं बन गया, अखंड पाठ कराएंगे। यह होगा टेलीविजन चैनल के साथ। तो चुनावी एजेंडा जो बीजेपी का है, उस एजेंडे पर टेलीविजन चैनल रोज यही दिखाएंगे, और रोज ये टेलीविजन चैनल बताएंगे कि गठबंधन टूट गया तो विलेन कौन? मायावती जी। विलेन कौन? अखिलेश जी, ताकि ये लोगों को आपको दुश्मन बना दे। कल को ये कह दे ये दलितों की नेता, वो ओबीसी की नेता, यादवों के नेता, तो ऐसे बांटा जाएगा। इसलिए अगर वो जहर का सेमी डोज फिर भी आप ले रहे हैं अपने घर में टीवी देख करके, मैं तो ये कहूंगा कि बंद कर दीजिएगा। अब आइए असली सवाल पर। वो टेलीविजन चैनल बार बार पूछते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, कौन है प्रधानमंत्री पद का चेहरा? और पिछले दिनों का एक किस्सा याद करिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे को, यह कोई सामान्य बात नहीं थी। इस देश का बहुजन आंदोलन जो मजबूत हुआ है, उस बहुजन आंदोलन की ताकत है कि देश में जाति जनगणना एक मुद्दा बन गया, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। इस देश के बहुजन आंदोलन की ताकत है कि सबको अब गिनवाना पड़ता है कि देखो हमने दलितों को ये दिया, ओबीसी को ये दिया, हम इनको ये कर रहे हैं। ये ताकत है उस आंदोलन की। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बनाए गए, और खड़गे साहब को पिछली इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रधानमंत्री बनने की पेशकश कौन करता है? ममता बनर्जी। और उसका सपोर्ट कौन करता है? अरविंद केजरीवाल, ये कहते हुए कि देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। तो क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल मीडिया के सामने एक नया सूत्र नहीं छोड़ दिया कि हम समाजवादी तो एक दलित महिला को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, हम सम्मान करते हैं। और यहां से कोई सूत्र अगर खुल जाए और इसको सुलझा लिया जाए, तो क्या इस बात के बाद ये जो 24 घंटे राम मंदिर दिखाया जा रहा है, बीजेपी का चुनावी एजेंडा, उसको ध्वस्त होते देर लगेगी? अब आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा, तो मैं आपको इतिहास बता देता हूं। बाबरी मस्जिद विध्वंस से बड़ा यह बड़ा काम था बीजेपी के लिहाज से। उसके तुरंत बाद चुनाव हुआ, बीजेपी हार गई, एक राज्य में नहीं कई राज्यों में। मध्य प्रदेश में बीजेपी हार गई थी, और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट उस समय उफान पर था। और कैसे आ रही? मिले मुलायम कांशी राम, हवा हो गए। आप इस बात को समझिए कि
मंदिर बन गया, मंदिर के नाम पर जितना वोट बीजेपी को मिल सकता था, क्या वो 2014 में नहीं मिला था या 2019 में नहीं मिला? तो कौन सा नया वोट बैंक है जो मंदिर बनने के बाद बीजेपी को और मिलने वाला है? कोई नहीं ना। तो धर्म के नाम पर जो मिल सकता था वो मिल चुका है। अब तो छिटकेगा इसमें से कि भाई तुम्हें जिस काम के लिए हमने वोट दिया था अब वो तुमने वो काम कर दिया। चलो भैया अब जरा हमें अपने बच्चों का भविष्य देखने दो। अगर ऐसा हुआ तो ये जो पहला सूत्र हम दिखाना चाह रहे हैं, पहली दलित महिला देश की प्रधानमंत्री बने, और यह बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोली और यूं ही नहीं बोली होगी। अब दूसरा सूत्र, इसमें बाधा कौन है? कौन बाधा बनेगा? कांग्रेस? मुश्किल है। कांग्रेस कैसे बाधा बनेगी? सपा? अब तो दिख नहीं रहा। गिरगिट वाले बयान के बाद सपा प्रमुख की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और आज जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बसपा प्रमुख ने तो बड़ी तीखी टिप्पणी कर दी, तो उन्होंने क्या बोला पता है? एक लाइन में, मान लीजिए हम आपका सम्मान करें और आपको यह बात भी बुरी लग जाए तो हम क्या करेंगे? यानी सम्मान तो करते रहेंगे, कोई टिप्पणी नहीं की उन्होंने। और दूसरी तरफ अपनी पीडीए यात्रा निकाल दी, और वो काम वो आज भी कर रहे हैं, सम्मान में कोई कमी नहीं। तो सपा तो अपना धर्म निभा रही, और बसपा की तरफ से लोकसभा में सांसद मलूक नागर जी का बयान आ गया कि भाई अखिलेश जी ने बड़ा दिल दिखाया, बहन जी बड़ी नेता है, और अगर ये दोनों साथ आ जाएं और जो बात अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने का घोषणा कर दी जाए, तो भाई उत्तर प्रदेश तो बीजेपी के हाथ से गया। और अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ से गया तो क्या 2024 के चुनाव में दिल्ली बीजेपी के हाथ से नहीं जाएगी? आप बताइए। यह है पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र, कल्पना करिए, मुद्दे, विचार, एजेंडा, इन तीनों में कोई झगड़ा है क्या? राहुल गांधी को सुनेंगे तो वो भी दलित, पिछड़े, आदिवासी और उनकी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी वो लंबे समय से मिशन की बात करती हैं, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के हित की बात करती हैं, और आदरणीय अखिलेश जी पीडीए की बात कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में समाजवादी जो शब्द है वो तो संविधान का शब्द है, प्रस्तावना का शब्द है, संविधान की मूल भावना का शब्द है, इसलिए समाजवादी पार्टी तो असल में संविधानवादी पार्टी है। तो संविधान कौन बचाने का दावा कर रहा? आदरणीय मायावती जी। संविधान बचाने का कौन दावा कर रहा? राहुल गांधी जी। और संविधान बचाने के लिए संविधानवादी पार्टी अपने को कौन कर रहा है? अखिलेश यादव जी। तो दूसरा सूत्र क्या? एजेंडे में तीनों एक नहीं हो रहे। पीडीए एनडीए को हराएगा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आया? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वंचित, गरीब, कमजोर, अल्पसंख्यक। और राहुल गांधी जिस न्याय यात्रा को निकाल रहे हैं उसमें न्याय में क्या केंद्र में? जिस जिस तबके के साथ अन्याय हुआ है, खासकर जाति जनगणना। तो जाति जनगणना, संविधान और न्याय, तीनों में तो एक ही है। अखिलेश यादव जी चूंकि राजनीतिक रूप से एक बड़ी भूमिका में है और बड़ा दिल दिखाया उन्होंने, तो रास्ता खुला हुआ है। मायावती जी एक बड़ी नेता हैं और वो आ जाएं तो रास्ता और खुल जाए। और राहुल गांधी वाली कांग्रेस, मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात को समझिएगा, राहुल गांधी वाली कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे वाली कांग्रेस इसको स्वीकार कर लेगी, कमलनाथ वाली नहीं। अब आप इशारा समझ गए होंगे, थोड़ा दिक्कत अंदर अंदर होती है ना। तो ये जो दूसरा सूत्र है कि मुद्दे एक हैं, एजेंडा एक है, मिशन एक है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात सुनिए, 24 का चुनाव अगर बीजेपी जीत गई तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं बचेगा। क्या बसपा यही बात नहीं कह रही? क्या कांग्रेस यही बात नहीं कह रही? तो उत्तर प्रदेश में कम से कम जो एक तालमेल का रास्ता हो सकता है, प्रधानमंत्री बनाने का दावा, और अगर अखिलेश जी ने बोला है, मैं बार बार कह रहा हूं, यूं ही नहीं बोला है, वो बड़ा दिल दिखा रहे, वो सम्मान कर रहे,
और अतीत की गलतियों से आगे बढ़कर आज खड़े हैं पीडीए पर। आज वो हजारों साल के अन्याय शोषण की बात करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं। मान्यवर कांशीराम जिस 85% मिशन की बात करते थे, वो मान्यवर कांशीराम को याद करते हैं। लोग कहते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य इतना बोलते हैं, अखिलेश यादव जी आज उन्हें पार्टी से निकाले कि कल निकाले। और इधर हुआ ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जन्मदिन पर अखिलेश यादव जी उनके साथ चले गए, उनके कार्यक्रम में शामिल हो गए और पत्रकारों से कहते रहे कि भाई भटकाओ मत, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मत भटकाओ, हमें मत भटकाओ, संविधान खतरे में है, पत्रकारों तुम भी खतरे में हो। यह तेवर समाजवादी पार्टी के नेता का बदला हुआ तेवर है। जैसे एक बदले हुए राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, जैसे मायावती जी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि भाई कोई ऐसी टिप्पणी मत करो कि दरवाजे बंद हो जाएं, बाद में मिलना पड़े तो मुश्किल हो। यह दूसरा सूत्र है एजेंडा और मिशन का। अब तीसरा सूत्र, और यह अगर सुलझा लिया जाए तो आने वाले वक्त के चुनाव को कोई बदलने से रोक नहीं सकता। और वो क्या है? जो हिम्मत 2019 में आदरणीय मायावती जी ने दिखाई थी, लोग कहते हैं कि ईडी सीबीआई का दबाव है, जेल जाने से डरती हैं, आदरणीय बहन जी दबाव में है इसलिए ऐसा करती हैं। कई बार मेरा मानना ऐसा नहीं होता, मेरा दिल नहीं मानता। पता है क्यों? क्योंकि ये दबाव 2019 में नहीं था क्या? था ना। 2019 का चुनाव भी तो बीजेपी पूरी ताकत से लड़ रही थी, और अगर वो दबाव उस समय भी था तो फिर उन्होंने सपा से गठबंधन क्यों कर लिया? सोचिएगा, आप भी किया ना गठबंधन। और वो लीग से हटकर 93, 95 से 2019 दोनों पार्टियां एकदम 36 का आंकड़ा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मंच होगा जिस पर एक तरफ मायावती जी होंगी तो दूसरी तरफ आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी होंगे। कल्पना करिए, एक तरफ आदरणीय बहन जी खड़ी होंगी तो एक तरफ उन्हें बुआ कहने वाले अखिलेश यादव जी उनको शॉल पहनाएंगे। क्या तब ईडी सीबीआई नहीं था? था ना। मेरा अभी भी मन कहता है कि आदरणीय बहन जी किसी दबाव में नहीं है, और अगर हैं तो यही थोड़ा सा सूत्र फंस रहा है। जेल में डालेंगे, मुकदमा करेंगे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक लाठी अगर अखिलेश यादव के ऊपर पड़ जाए, एक बार पुलिस आदरणीय मायावती जी को उठाकर ले जाने लगे, क्या आप उत्तर प्रदेश की किसी सड़क को रोक पाएंगे? और ये दोनों पार्टी के नेताओं का कद है, दोनों पार्टी के नेताओं का कद है। तो हिम्मत नहीं है आज भी कि कोई आदरणीय मायावती जी को जेल में डालने की हिमाकत करे। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। अच्छा, ईडी सीबीआई से फाइल रुकवा लोगे, पैसे जब्त कर लोगे, तो देखो भाई वो तो वैसे भी होना है, वो तो जाएगा। थोड़ी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, थोड़ी कुर्बानी अखिलेश यादव जी को भी देनी पड़ेगी, थोड़ी और मायावती जी को भी देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो तीसरा फॉर्मूला, तीसरा सूत्र कि जिसे प्रधानमंत्री बनाने की बात की जा रही है, वो खुल करके कह दें एक दिन आकर के कि बीजेपी को 2024 में हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी आज से सड़कों पर उतरेगी। भले उस तरह ना उतरे, क्योंकि मायावती जी ने यह बात कही कि हम कैडर्स की तरह काम करते हैं, हमारा काम करने का तरीका अलग है। ठीक बात है, मानवर कांशीराम भी इस तरह काम करते थे, लेकिन जरूरत पड़ती थी तो मानवर कांशीराम सड़क पर उतरते थे। समाज आज चाहता है कि हमारे नेता लड़ते हुए नजर आए। कैडर ट्रेंड करके क्या करेंगे? वोट परसेंटेज घट गया, सांसद विधायक अगर नहीं जीत पाए तो कल्पना करिए वो ट्रेंड कैडर करेगा क्या? इसलिए आज जरूरत है किसी भी तरह संविधान विरोधियों को सत्ता में आने से रोक देने की, और इसके लिए समाज तैयार है। उदाहरण दूं, चंद्रशेखर आजाद, जब वो नेता सड़क पर उतरता है तो उसका समाज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उतरता है। नाराज नहीं होते लोग कि चंद्रशेखर आजाद क्यों ऐसा कर रहा है। और कल्पना करिए कि सब साथ में आ जाए तो क्या 24 का चुनाव कितना भी मीडिया
वहीं बन गया, लो बन गया, ये सब कर रहे हो। चुनाव तो बदल जाएगा साहब, क्योंकि यूपी बदल गया। और यूपी बदल जाए, चेहरा भले घोषित ना हो, आपसी तालमेल बना लो कि एक तरफ मायावती जी और बगल में नीतीश कुमार जी, एक तरफ अखिलेश यादव जी और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी, एक तरफ उसी मंच पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, उसी मंच पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार। अगर यह दृश्य 3 सूत्रों से सुलझा करके चरितार्थ कर लिया जाए, मानते हैं इसमें मुश्किल है, सीट बंटवारे की, हिम्मत की, हौसले की, निडरता की, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नए गलियारे खुल रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये कुछ कुछ उस दिशा में जाने हुए दिख रहे हैं। और अगर ये इस दिशा में गए तो राजनीति बदल जाएगी, और अगर नहीं गए तो जो होगा वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक इन 3 सूत्रों के 3 फॉर्मूलों पर नजर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।